Hi class, welcome to another session on profits and gain from business and profession। आज की क्लास में हम लोग साहब अपने डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू करेंगे डेप्रिसिएशन सेक्शन में। टुडे विल अंडरस्टैंड हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन। अब हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन तो सिंपल है साहब, जो हम लोग पढ़ते आए हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स के अंदर में से माइनस कर दो। बट क्या किस तरीके से डेफिनेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं, वो समझते हैं साहब। आइए शुरू करें। हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन अलाउंस। आइए साहब समझते हैं अब हम लोग को डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करना है। इट इज वेरी सिंपल कि साहब आपको एक एसेट दे दिया जाएगा। हम लोग ने बोला कि हम लोग WDV फॉलो करते हैं। ये हमने WDV आ गया हमारा एज एट द फर्स्ट डे। उसके अंदर में डेप्रिसिएशन चार्ज किया और हमारा काम हो गया। अब ये जो WDV है ये होगा फॉर ब्लॉक ऑफ एसेट्स। आइए साहब समझते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स होता क्या है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। A block of assets is defined in section 211 as group of assets falling within the same class of assets। मतलब comprising of tangible assets being buildings, machinery, plant or furniture. Intangible assets means know-how, patents, copyrights, trademark, licenses, franchises, and or any other business or commercial rights of similar nature, not being goodwill of the business or profession, in respect of which the same percentage of depreciation is prescribed। कहने का भाव, जो एसेट्स, सपोजिंगली मेरे पास कुछ एसेट्स हैं जो बिल्डिंग की कैटेगरी में फॉल करते हैं, राइट? तो हम उसे सारा की सारा जो बिल्डिंग्स आती हैं वो एक ही कैटेगरी में डाल देंगे। हम लोग अब हम लोग अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि साहब ये कनॉट प्लेस वाली बिल्डिंग है, ये मरीन ड्राइव वाली बिल्डिंग है, ये हावड़ा ब्रिज वाली बिल्डिंग है, ये कानपुर सेंट्रल वाली बिल्डिंग है। तो हम अलग अलग बिल्डिंग्स हमारे को वहां पे हम डिस्क्राइब करते हैं। जब हम लोग फिक्स्ड एसेट्स के रजिस्टर बनाते हैं तो अलग अलग एसेट्स होते हैं। मगर इनकम टैक्स में साहब बिल्डिंग बिल्डिंग है। चाहे दुनिया के अंदर में कहीं पे भी आपने बिल्डिंग ले रखी हो, उसका सारा का सारा सम टोटल डाल करके ही आप वो बिल्डिंग दिखाएंगे। क्योंकि इनकम टैक्स वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक बिल्डिंग जा जाके डेप्रिसिएशन चेक करे। वो तो बोल रहे हैं भैया बिल्डिंग एक में दिखाओ, काम खत्म करो, सिरदर्दी हटाओ। ना मेरी सिरदर्दी ना आपकी सिरदर्दी। मशीनरी है, जो चीज हमको मशीनरी में फॉल कर रही है वो हम सारी की सारी इकट्ठे डाल देंगे। ऐसे ही प्लांट है, ऐसे ही फर्नीचर है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐसा फर्नीचर है जो स्टडेड फर्नीचर है, तो मैं इसके अंदर में डाल सकता हूं, राइट? इनटैंजिबल्स में नो हाउ, कि भाई किसी भी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए आपका जो नो हाउ है, आपको जो नॉलेज है उसके बारे में, वो नो हाउ। पेटेंट्स, जो आपने डिजाइन किया है, जो आपने पेटेंट कराया है। कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज एंड अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स, माइनिंग राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर, वो एक इनटेंजिबल एसेट उसको मान। ठीक है। while computing the depreciation while computing the depreciation of for block of assets, such percentage of written down value of the block as may be prescribed in rule 5(1) is to be taken। तो साहब जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये जो डेप्रिसिएशन है वो किस रेट पे इस WDV के ऊपर में अप्लाई होगा, वो रूल 5(1) ऑफ इनकम टैक्स रूल्स बताएगा, राइट? तो 5(1) ऑफ इनकम टैक्स रूल्स हमको ये बताता है कि बिल्डिंग के ऊपर में कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, राइट? मशीनरी के ऊपर में कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, प्लांट के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फर्नीचर के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इनटैंजिबल एसेट्स के ऊपर में कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये सब चीजें हमको ये रूल 5(1) बताता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। एडिशनल डेप्रिसिएशन मतलब आपने इस साल एक मशीनरी एक्वायर करी, समझिएगा, ठीक है? इस साल एक मशीनरी एक्वायर करी टू प्रोड्यूस थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स। तो
वो नई मशीनरी के ऊपर में आपको 20% डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा मिलेगा। अब देर इज टू ऑप्शंस, टू लोग क्या कहते हैं, दो ओपिनियंस आई हैं कि क्या मुझे वो हर साल मिलेगा या क्या मुझे वो एक ही बार मिलेगा। अब उसको समझने के लिए जरा एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो additional depreciation is allowed on any new machinery or plant other than ships and aircraft acquired and installed by the SSE engaged in the business or manufacture or production of any article or thing, or in the business of generation, transmission or distribution of power at the rate of 20% on the actual cost of machinery and plant। मतलब कि एक ओपिनियन बोलता है कि साहब, क्योंकि यहां डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जिस साल में आपने अक्वायर किया है, अक्वायर्ड और इंस्टॉल्ड बाय नेसेसी इंगेज इन दी, मेरे ये बिजनेस के अंदर में, तो उस साल आपको 20% मिल जाएगा। दूसरा कहता है कि क्यों भाई, ऐसा क्यों, डेप्शन तो रेगुलर अफेयर है, तो हमको एक्स्ट्रा हर साल मिलना चाहिए। तो अलग अलग रूलिंग्स है, चेन्नई हाई कोर्ट की अलग रूलिंग है, कर्नाटक हाई कोर्ट की अलग रूलिंग है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की अलग रूलिंग है, आईटीएटी की अलग रूलिंग है। तो देर आर टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, ये हम प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, बट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पसेस आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि इस साल के अंदर में अक्वायर हुआ था, और आप एडिशनल डेप्रिसिएशन इसके ऊपर में लगा सकते हो। ठीक है। However, if the asset is put to use for less, ये मेरा टीम ने यहां पे आएगा, less less than 180 days in the previous year, the rate would be 10% instead of 20%। जैसा कि हमने बोला था भाई, 50% हमको लेना पड़ता है अगर asset is put to use for 180 days or less, तो rate of depreciation gets to 50%। तो balance 10% क्या होगा, will be allowed in the succeeding previous year। मतलब अगर मैंने 23-24 में एक मशीनरी डाली, उसका मैं 10% ही ले पाया, तो 24-25 ईयर के अंदर में मैं बाकी का 10% ले सकता हूं, प्रोवाइडेड आई ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम से मैं अपने आप को ऑप्ट आउट कर देता हूं। तो ओनली इफ द एसएससी ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC 1A इन द सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर। एडिशनल डेप्शन कब नहीं अलाउ होगा, any machinery or plant which before its installation by the assessee was used within or outside India by any other person, any machinery or plant installed in office premises, residential accommodations or in any guest house। कोई ऐसी जो ऑफिस यूज के लिए हो रहा हो, टेबल कुर्सी ये सब चीजें, कोई ऐसी मशीनरी जो ऑफिस के अंदर में यूज हो रही है, वो नहीं अलाउ होगी। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर में अगर लग गया कंपनी की तरफ से, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, वाटर प्यूरिफायर, भाई मशीनरी है वो भी, गेस्ट हाउस में लगी है, नहीं मिलेगा। ऑफिस अप्लायंसेस और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, मतलब ऑफिस का जो कोई अप्लायंसेस है, कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब चीजों के ऊपर में नहीं मिलेगा। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो हमारे ट्रांसपोर्ट के अंदर में यूज होते हैं, वो नहीं मिलेंगे। Any machinery or plant, the whole or part of the actual cost of which is allowed as deduction in computing the income chargeable under the head profit and gains of business profession of any one previous year। मतलब the whole or part of the actual cost of which is allowed as deduction in computing the income chargeable under the head profit and gains, जो हमने पहले पढ़ा था, अगर हमको वो उस टाइप के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके अंदर में हमने पहले ले लिया, तो यहां नहीं मिलेगा। जो इन्वेस्टमेंट लिंक स्कीम जो मेरे आपके प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, तो वहां पे मैंने आपको बता रखा है। अब ये रहे आपके रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में बिल्डिंग तीन चार प्रकार के ब्लॉक्स होते हैं। क्या है जी, बिल्डिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस एक्सेप्ट होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस,
बिल्डिंग्स विच आर नॉट मेनली फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेज एंड नॉट कवर्ड अंडर इन ब्लॉक 1 and 3। ठीक है, उसके ऊपर में, इसके ऊपर 5% है, इसके ऊपर में 10% है। बिल्डिंग्स acquired on or after September 2002 for installing machinery and forming and plant for forming part of water supply project or water treatment system which is put to use for the purpose of business of providing infrastructure facilities 40%। प्योरली टेम्पररी इरेक्शंस सच एज वुडन स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली जो आपका जो मेनली आता है वो ये आता है फॉर बिजनेस पर्पसेस, और ये आता है, ये कब आता है? वुडन स्ट्रक्चर्स वाला कब आता है? आपका कंस्ट्रक्शन का काम है साहब, आपने वहां पे एक झोपड़ी बना रखी है, या एक पोटा कैबिन बना रखा है। पोटा कैबिन होता है जो जो कंटेनर टाइप कैबिन होते हैं, वो बना रखे हैं। तो पोटा टाइप कैबिन या वुडन स्ट्रक्चर टेम्पररी इरेक्शंस आपने बना रखी है, क्योंकि जैसे ही बिल्डिंग खत्म हुई वो आप गिरा दोगे और वहां पे जमीन समतल हो जाएगी। भाई आपके गार्ड्स रहते हैं वहां पे, मजदूर रहते हैं, सामान रखा हुआ है, उसके लिए आपने टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया है। तो उसके ऊपर में आपको 40% मिलेगा। भाई एक हाउसिंग प्रोजेक्ट एक कुछ 3-4 दिन में तो बनेगा नहीं। बनेगा तो उसको कम से कम 1.5, 2, 3 साल लग जाएंगे, तो 3 अकाउंटिंग पीरियड तो लग ही गए। तो वो जो टेम्परेरी इरेक्शन है उसका डेप्शन तो वो चार्ज मिल जाएगा उसको। राइट, राइट। तो आपका बिल्डिंग्स के लिए फर्नीचर एंड फिटिंग्स एक ही रेट है साहब, 10%। फर्नीचर एंड फिटिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, पंखा बत्ती वायरिंग वगैरह सब करके। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इंक्लूड्स इलेक्ट्रिकल वायरिंग स्विचेस सॉकेट्स एंड अदर फिटिंग्स एंड फैंस एक्सेट्रा। तो ये सारा का सारा आपका फर्नीचर में आ गया। प्लांट एंड मशीनरी के बहुत सारे दे रखे हैं। मोटर कार्स आपका किस किस के तरीके से होगा, पीरियड आपका इस पीरियड से इस पीरियड में अक्वायर हुआ, या इस पीरियड से आपका अक्वायर हुआ। मोटर कार, लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज फॉर बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, ये पीरियड के अंदर में। तो ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो सब। 30%, 15%, 45%, 2 साल में काम खत्म उसका कार का। मोटर बस मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सिंग रनिंग आउट ऑफ अदर देन मेंशन्ड इन ब्लॉक 3। मतलब इस पीरियड से इस पीरियड तक एक्वायर नहीं हुआ, इसके आगे या पीछे एक्वायर हुआ, तो 30% मिलेगा। मोल्ड्स यूज्ड इन रबर प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्रीज, जो मोल्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं वो 30% में आते हैं। एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स एरो इंजन, इसके ऊपर में 30% है। स्पेसिफिक एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वो जो स्प्रिंकलर्स वो जो होते हैं हमारे केजरीवाल साहब ने लगाए थे, वो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स जो हमारे रेखा गुप्ता जी ने हमारे यहाँ पे वो यमुना की सफाई में लगाए हुए हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, योगी जी हमारे जो बुलडोजर चला देते हैं, तो उन सब के ऊपर में 40% मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कवरिंग ऑल इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीज जो बनाते हैं, ठीक है, अदर देन ये वाले 30% मिलेगा। राइट। उसके बाद आपका है क्या कहते हैं, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट आ गया आपका, 40% मिलेगा। मशीनरी एंड प्लांट आपका आ गया, ये आपका आ गया 40% आ गया। राइट, ये मशीनरी एंड प्लांट एक्वायर्ड इंस्टॉल 1 सितंबर 2002 के बाद। तो ये सारा का सारा रिन्यूएबल एनर्जी का किस हिसाब से होगा, विंड मिल्स का किस हिसाब से होगा, ये सारे के सारे आपको डिटेल बता रखे हैं। राइट। तो प्लांट एंड मशीनरी थोड़ा एक बड़ा सा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, आपको पेपर में आपको बता दिया जाएगा कि कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज है। राइट। चलिए साहब आगे चलते हैं। शिप्स, ओशन गोइंग शिप्स 20%। वेसल गोइंग ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग इनलैंड वाटर नॉट कवर्ड इन ब्लॉक 3 अब बिलो, मतलब नीचे स्पीड बोट्स ऑपरेटिंग इनलैंड वाटर, सारा कुछ आपका 20% ही है। पता नहीं अलग अलग क्यों किए। राइट। इनटेंजिबल एसेट, अभी तक तो हम टेंजिबल पढ़ रहे थे, इनटेंजिबल एसेट्स में सीधा 25% का डेप्रिसिएशन नेट। राइट। अब पावर जनरेशन अंडरटेकिंग्स का डेप्रिसिएशन किस तरीके से होता है? ये नॉर्मल बिजनेस का था, पावर जनरेशन का किस तरीके से होता है? एसेट्स ऑफ एन अंडरटेकिंग इंगेज इन द जनरेशन जनरेशन ऑफ पावर और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर
सच परसेंटेज ऑन द एक्चुअल कॉस्ट, यानी कि ये, तो एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर में परसेंटेज दिए, ठीक है। Such percentage on the actual cost to the assessee prescribed under section under rule 5(1)(a). मतलब अगर 10% है तो आपका वो 10%, और 1 लाख रुपए अगर मशीनरी की वैल्यू है तो आपका हर साल ही 10,000 रुपए चलेगा, राइट। तो यहां पे बोल रहा रूल 5(1)(a) के अंदर में जो रेट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं आप उसको एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर में लेंगे। रूल 5(1) है क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स ऑफ द अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शैल बी कैलकुलेटेड एट द परसेंटेज ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। वहां पे नॉर्मल बिजनेस में WDV है, यहां पे एक्चुअल कॉस्ट है एट द रेट स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स IA ऑफ दीज रूल्स। मतलब रूल 5(1)(a) का अपेंडिक्स IA है, और रूल 5(1) का अपेंडिक्स क्या है, I, ठीक है। द एग्रीगेट depreciation allowed in respect of any asset for different assessment years shall not exceed the actual cost of asset, obviously। तो ये जो 1 लाख है, ये आप इसका डेप्रिसिएशन 1,10,000 नहीं ले सकते साहब। एक्चुअल कॉस्ट में मारे जाओ डेप्रिसिएशन हर साल ही करे जाओ, तो ऐसे तो आप जब तक एसेट चलता रहेगा तब तक आप डेप्रिसिएशन करते रहोगे, 1 लाख की जगह 2 लाख डेप्रिसिएशन ले लोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बोलता ये है कि 1 लाख तक एक्चुअल कॉस्ट जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो, राइट। Such an undertaking has the option of being allowed depreciation on written down value of such block of assets। मतलब instead of following this, you can follow rule 5(1) as are used for its business at rates specified in appendix 1 I to these rules, ठीक है। सच ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ द असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच इट बिगेन्स टू जनरेट पावर। कहने का भाव, आपका मशीनरी जो आपका पुट टू यूज हुआ था 24-25 में पुट टू यूज हुआ था, आपको 31 जुलाई 2025 विच इज द फाइलिंग डेट, या 30 सितंबर, राइट, या 31 अक्टूबर, एज द केस में बी, 139(1) के अंदर में आपको बिफोर फाइलिंग दिस रिटर्न आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप एक्ट 5(1)(a) के संग जाएंगे या 5(1) के संग जाएंगे। और जब आपने एक बार कर लिया फैसला कि नहीं जी मैं SLM पे जाऊंगा, नहीं जी मैं WDV पे जाऊंगा, तो साहब वो फाइनल रहेगा जब तक एसेट आपकी एग्जिस्टिंग में रहेगी, ठीक है। व्हाट इज टर्मिनल डेप्रिसिएशन? टर्मिनल डेप्रिसिएशन इफ एनी एसेट इज सोल्ड, discarded, demolished, or otherwise destroyed, in the previous year, other than the previous year in which it was first brought into use, the depreciation amount will be the amount by which the money is payable in respect of such building, machinery, plant, furniture, together with the amount of scrap value, if any, falls short of the written down value method, written down value thereof। कहने का भाव क्या है साहब, आपके पास एक एसेट है, इस अगले मतलब आपने इस साल ऑप्शन लगाया, अगले साल आपने उसे बेच दिया, कुछ भी कर दिया, कबाड़ हो गई, कुछ भी हो गया, तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होगा, वो होगा WDV एज ऑन द फर्स्ट डे माइनस सेल वैल्यू। अगर WDV इज ग्रेटर देन द सेल वैल्यू तो टर्मिनल अलाउंस हो जाएगा। तो depreciation will be available only if the deficiency is actually written off in the books of the assessee। मतलब आपने लॉस को राइट ऑफ कर दिया अपने बुक्स के अंदर में, तो आपको इसका टर्मिनल अलाउंस का बेनिफिट मिलेगा।
तो फॉर्मूला है साहब, रिटन डाउन वैल्यू माइनस मनीज पेएबल इज इक्वल टू टर्मिनल डेप्रिसिएशन। छोटा सा चीज कि मनीज पेएबल क्या होती है, एनी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्लेम आया, सैल्वेज और कॉम्पनसेशन, मनीज पेएबल इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, और where the asset is sold, sale price of the asset is considered as monies payable, right? तो रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस मनीज पेएबल यानी कि सेल हो गई, या अगर आपका आग लग गई तो डेप्रिसिएशन, आपका जो नुकसान हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम मिला आपको उसके अगेंस्ट में, तो वो आपका टर्मिनल डेप्रिसिएशन हो जाएगा, राइट? तो साहब आज की क्लास यहीं तक थी। अगली क्लास में हम और फर्दर ऑन डेप्रिसिएशन करेंगे। मैं आपको छोटे छोटे पीसेस में डेप्रिसिएशन लेके चल रहा हूं ताकि आपके क्लैरिटी आ जाए आपके ऑन डेप्रिसिएशन, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विथ रिगार्ड्स टू द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव्स, राइट? So please do like, share, and subscribe my channel. Thank you for joining in. Have a nice day ahead. Bye bye.